फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंस सेक्टर जो है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एरिया है. उसमें अलॉन्ग विद स्टडीज़ आपको अपनी फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा. नमस्कार दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि क्रिएटिव एकेडमी का एक स्टूडेंट साहिल चौहान, जिन्होंने अभी हाल ही में CDS उत्तीर्ण की है. वेलकम साहिल जी. साहिल जी, आप मुझे बताएंगे कि आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? Thank you so much, sir, for having me here. And it's a privilege for me to be here and talk to you. सर, जो मेरी जर्नी रही है, आई कम फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड फैमिली. सो मेरी स्कूलिंग्स जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल्स, वेरियस आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई है. एंड आई हैव डन माई 10th फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल नाहन, एंड देन आई हैव डन माई +1 and +2 फ्रॉम सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल शिमला, एंड देन आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कोचिरा कॉलेज शिमला. सो मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है बेसिकली वो बहुत ही चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ माई आर्मी बैकग्राउंड फैमिली. यस सर. तो साहिल जी, क्या आप ये बता पाएंगे कि आपका झुकाव शुरुआती दौर से ही डिफेंस की तरफ था कि कैसे आपका झुकाव रहा इसकी तरफ? यस सर, मतलब बचपन से ही मैंने अपने फादर को जो है यूनिफॉर्म में देखा है, उन्हें सर्व करते हुए देखा है. मैं कैंट एरिया में ही पला बड़ा हूँ, सो आई वाज ऑल सराउंडेड विद ऑफिसर्स एंड आई वाज वेरी मच लाइक इम्प्रेस्ड बाय द कंडक्ट, हाउ दे यूज्ड टू कैरी देमसेल्व्स. सो बचपन से ही एक मोटिवेशन रही है हमेशा से डिफेंस सेक्टर की तरफ. एंड ये मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं भी बड़े होकर जो है अपने फादर की रेजिमेंट ज्वाइन करूँ, आर्मी ज्वाइन करूँ एज एन ऑफिसर. एंड या सो जो मेरा सपना था वो आज सच हुआ है. एंड दिस इज थिंग विथ जो मैंने बचपन से ही सोची थी हमेशा से करने के लिए. साहिल जी, आप बता पाएंगे कि क्रिएटिव एकेडमी के साथ कब आपका जुड़ना हुआ? सो जब मैं 11th और 12th में शिमला में शिफ्ट हुआ था, तो 12th क्लास में ड्यू टू चेंज इन स्कूल, सो आई फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन मैथ्स. सो फॉर दैट आई ज्वाइंड क्रिएटिव अकेडमी वेयर नीरज सर जो हैं हमारे मैथ्स के टीचर थे. मैंने उनसे क्लासेस अटेंड की थी एंड क्रिएटिव से मैं उस टाइम से जुड़ा हूँ, क्लास 12th से लेकर. एंड देन आफ्टर दैट आई मेट अश्वनी सर ऑल्सो, और उनसे तो मैं बहुत टाइम से टच में हूँ. ही हैज़ पर्सनली टॉट मी अबाउट जोग्राफी, करंट अफेयर्स एंड वेरियस अदर थिंग्स. सो मैं क्रिएटिव अकेडमी के साथ अपनी क्लास 12th के एंडिंग से लेकर अभी तक जुड़ा हुआ हूँ. तो क्रिएटिव एकेडमी ने कैसे आपके सफर में आपकी मदद की है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई लाइक टू थैंक नीरज सर बिकॉज मैथ्स में उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी थी. क्रिएटिव अकेडमी में मैं जब पहली बार आया था तो मैं उनसे ही मिला था. एंड उसके अलावा जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा उसमें हेल्प मिली है बिकॉज ऑफ द वेरियस एफर्ट्स बाय अश्वनी सर ऑल्सो. मैंने पर्सनली सर से बहुत गाइडेंस लिया है. सर खुद भी SSB में बहुत बार अपीयर हो चुके हैं, तो सर ने मुझे बहुत गाइडेंस भी दी थी. बिफोर आई वेंट टू SSB ही असेस्ड मी ऑल्सो, gave me various tips how I can like fill my PIQ form better, which all the things which I should improve. And वो सारी जो भी चीज़ें थी वो मैं पहले से प्रैक्टिस करके गया था. एंड इसमें बहुत अच्छा एक रोल सर का भी रहा है, अश्वनी सर का भी, जिन्होंने मुझे पर्सनली गाइड भी किया था फॉर माई SSB. एंड इट विच रियली हेल्प मी एंड थैंकफुली आई वॉज एबल टू क्लियर माई SSB इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. सर, जो स्टूडेंट CDS की तैयारियां कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंस सेक्टर जो है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एरिया है. उसमें अलॉन्ग विद स्टडीज़ आपको अपनी फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा. सो जो बेसिक एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको बेसिकली अपनी 3 हॉबीज़ अपने पास रखनी है. एक आपको कोई फिजिकल हॉबी रखनी है. इट कैन बी साइकिलिंग, इट कैन बी गोइंग टू जिम, रनिंग, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो हॉबीज़ हैं आपकी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करेंगी और ये आपको SSB में भी बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करेंगी. तो फर्स्ट इज़ फिजिकल एक्टिविटी. सेकेंड इज़ इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपकी हॉबी होनी चाहिए. फॉर मी इट वाज डायरी राइटिंग. मैं पिछले 2 साल से रोज़ डायरी लिखता हूँ जिसमें मैं अपने आप को एसेस करता हूँ कि मैं क्या चीज़ें जो है नहीं कर पाया और मुझे क्या करना था. और कोई इसमें बुक रीडिंग भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जर्नलिंग, कुछ भी कर सकता है. सो इट इज़ सेकंड हॉबी जो आपकी इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए. एंड थर्ड वन इज़ सोशल. इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं. इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी डांसिंग, जिसमें आप सोशली इंडल्ज्ड हैं. तो मेरे हिसाब से एक डिफेंस एस्पिरेंट को सबसे पहले अपने जो रूटीन में है उनको ये 3 हैबिट्स लानी चाहिए, जिससे उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी. सेकेंड थिंग बीइंग, आई बिलीव one of the most important factor is your fluency and confidence in English. So उसके लिए you must have good friends who are also preparing towards defense examinations or they are serious towards any exams.
एंड यू कैन टॉक विद देम इन इंग्लिश. एंड आई टू हैड मेनी फ्रेंड्स जिनके साथ मैं हमेशा इंग्लिश में बात करता था. एंड इसकी वजह से जो आपकी फ्लुएंसी होती है विद टाइम इट गेट्स इम्प्रूव्ड. सो इंग्लिश पे आपको काम करना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स CDS में यू ऑल नो कि इंग्लिश का कितना मेजर रोल रहता है. तो उसके लिए आपको ग्रामर वगैरह सब कुछ बेसिक से ही आपको पढ़ना पड़ेगा. एंड फॉर दैट यू कैन ज्वाइन एनी ऑफलाइन कोचिंग ऑल्सो जो आपको उस चीज़ में हेल्प कर सकती है. एंड या इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर IMA देन फिर आपको मैथ्स के लिए भी अलग से उस पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी. सो अकॉर्डिंग टू मी अगर बेसिक इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो एन एस्पिरेंट कैन ईजिली क्रैक CDS, NDA और एनी डिफेंस एग्जामिनेशन. मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूँगा कि क्रिएटिव एकेडमी सबसे खास बात क्या लगी आपको? सर जो मेरे को सबसे खास बात क्रिएटिव एकेडमी की लगी, इट इज़ द पर्सनल फीडबैक एंड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच टीचर्स फील्स टुवर्ड्स यू. बिकॉज ऑफ कोर्स आई वॉज आफ्टर 12th आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद सर. अश्विनी सर से मेरे कॉन्टैक्ट था. एंड सर ने पर्सनली अपने बिजी शेड्यूल से, सर हमेशा जो भी क्लासेस लेते थे उसके अलावा भी आई वेंट टू हिज होम. जब भी मुझे कोई भी डाउट्स होता था ही ऑलवेज क्लियर माई डाउट्स. He has guided me as a mentor and everything. So I believe the kind of mentorship which I've had from this academy is really appreciate करने के लिए है. And yeah, the support which I had is the thing which I genuinely appreciate from Creative Academy. So, sir, once again, congratulations to you. And let's start with your journey. So, my first question is that when did you think of this defense services and how did you start your journey? Okay, so first of all, I would like to thank you, sir, for inviting me here. It's a matter of pride for me to be here in front of you. So talking about my journey, जो मेरी जर्नी रही है, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड फैमिली से आता हूँ. सो बचपन से ही एक मेरा सपना रहा है कि मैं भी बड़े होकर जो है आर्मी ज्वाइन करूँ एज एन ऑफिसर. सो ये जो सपना था टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, ये मेरे बचपन से ही अपने पापा को देख कर ही आया है. और इसी वजह से जो मेरा स्कूल टाइम में भी 9th क्लास में मैंने NCC ज्वाइन करी थी व्हेन आई वाज इन APS नाहन. एंड देन उसके बाद कॉलेज में भी आई हैड NCC एंड दैट टू स्पेसिफिकली सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी एंड सो दैट आई कैन बिकम अ बेटर पर्सन विच विल हेल्प मी टू इवेंचुअली क्लियर दिस एग्जामिनेशन. सो जो मेरा इंक्लाइनेशन है टूवर्ड्स डिफेंस सेक्टर, ये मेरा बचपन से ही है. एंड इसी वजह से मैंने NCC भी ज्वाइन करी थी. एंड that's how I was able to clear my SSB in first attempt. That's very nice. And क्या आप मुझे ये बताएंगे कि NCC स्पेशल एंट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आप? जो बच्चे कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो अभी NCC में एनरोल्ड है एंड किस तरह से वो CDS को एज अ फ्यूचर एज अ जर्नी लेकर के चल सकते हैं, प्लीज. NCC स्पेशल एंट्री जो है उसमें जो C सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं, C सर्टिफिकेट होता है जब आप एक कॉलेज में NCC ऑप्ट करते हैं. तो उसके बाद जब आपके 3 साल NCC में हो जाते हैं तो उसके बाद आपको C सर्टिफिकेट के एग्जाम में अपीयर होना होता है. तो उसमें आप अगर अल्फा ग्रेड के साथ पास आउट होते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर NCC स्पेशल एंट्री. और ये साल में 2 बार जो है इसकी नोटिफिकेशन रिलीज होती है. एंड टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी, तो इसमें आपको SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपका C सर्टिफिकेट में अल्फा या फिर जो ब्रावो ग्रेड है वो होना चाहिए, प्लस उसके साथ जो आपकी ग्रेजुएशन में जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 60% एंड अबव होनी चाहिए. तो बेस्ड ऑन दैट इन दोनों को कंबाइन करके एक मार्क्स जो है कंबाइन मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है. एंड बेस्ड ऑन दैट SSB इंटरव्यूज के लिए जो भी NCC कैडेट्स होते हैं उनको कॉल लेटर जाते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट CDS के लिए बेसिक क्राइटेरिया जो भी है वो है ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम से. एंड दैट इज़ हाउ जो भी NCC कैडेट्स हैं हमारे जिनके पास C सर्टिफिकेट है वो NCC स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड जो हमारे NCC के एस्पिरेंट्स हैं जो CDS में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए एक इंस्पायरिंग जर्नी है कि किस तरह से एक 21 साल का लड़का जो हमारे पास बैठा है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने इस CDS की जर्नी को क्वालिफाई कर देते हैं. तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा दैट क्या आपने इससे पहले भी SSB दिया है, और अगर दिया है तो वहाँ कैसे रहा, अगर नहीं दिया है तो फिर कैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही SSB को क्वालिफाई किया, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट डे जो आप अपीयर होते हैं वहाँ पर. ओके, सो टॉकिंग अबाउट माई SSB, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था SSB के लिए. एंड मैंने अपने सभी सीनियर से, अपने मेंटोर्स से, सभी से सुना था दैट फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर गोल्डन चांस. सो मेरे मन में बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा से था कि जब भी मैं अपना पहला अटेम्प्ट देने जाऊँगा
आई नीड टू बी 110% प्रिपेयर्ड. उनको अपना बेस्ट देना है, जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ. तो मैं उस चीज़ के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड था कि जब भी मेरी पहली SSB होगी आई विल गो विद फुल प्रिपरेशन. एंड टॉकिंग अबाउट माई प्रिपरेशन, आई हैड बहुत सारा मेरे को जो एक्सपोजर था वो NCC में ही मिल गया था. आई वॉज द बेस्ट कैडेट फ्रॉम आर्मी विंग सीनियर डिवीजन फ्रॉम पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट. सो उस वजह से जो मेरी RDC की जर्नी थी उसमें आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, आई गॉट टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज. एंड इसके बेसिस पे जो मेरी पर्सनालिटी थी वो RDC में ही काफ़ी ग्रूम हो चुकी थी. उसके बाद व्हेन आई अप्लाइड फॉर NCC स्पेशल एंट्री, आई हैड टू मेक श्योर दैट आई क्लियर दिस SSB इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. सो व्हाट आई डिड इज दैट आई जॉइंड वन ऑफ द ऑनलाइन कोचिंग्स नोन टू माई एक मेरे जाने वाले ऑफिसर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एक ex-GTO भी रह चुके हैं. सो आई टुक ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल्सो आई हैड अ मेंटर जो कि आप खुद हैं सर, एंड आपके भी बहुत सारा एक्सपीरियंस रह चुका है SSB के रिगार्डिंग. सो आई टुक मैनी फीडबैक एंड जो भी मेरे को कहीं भी प्रॉब्लम्स आई थी व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर SSB तो मैंने आपसे भी पूछी हैं. एंड ऑनलाइन SSB जो मैंने कोचिंग ली थी उसने भी मुझे बहुत हेल्प करी थी. एंड टॉकिंग अबाउट डे 1, आई वॉज वेरी वेल प्रैक्टिस्ड. मैंने अपने SSB जाने से 2 महीने पहले से ही मैंने सारे के सारे जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं SSB में, इट इज़ अ 5-day प्रोसेस. तो मैंने हर एक टेस्ट की टाइम प्रैक्टिस करी हुई थी. जो भी हमें टाइम लिमिट्स वहाँ पे सेट होती हैं एक्चुअल SSB में, उन्हीं सिनेरियो के अंदर बैठ के मैंने एक्चुअली में सारे के सारे टेस्ट मल्टीपल टाइम्स उनको प्रैक्टिस किया था. एंड जो मैंने अपने आंसर्स मेरे निकले थे वो मैंने चेक भी करवाए फ्रॉम असेसर्स. आपसे भी मैंने बहुत सारी गाइडेंस ली थी अबाउट हाउ आई कैन इम्प्रूव माई आंसर्स इनटू अ बेटर वे. So I will say that before SSB I just practice a lot about the whole process. I just make sure कि मुझे हर एक प्रोसेस के बारे में पता है कि what is expected from me और मुझे वहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है. और जो भी मुझे मेरी शॉर्टकमिंग्स मेरे मेंटोर्स ने मुझे आपने बताई उनके ऊपर आई वर्कड अपॉन ताकि वो मैं ठीक कर सकूँ. So it was all possible because of continuous practice, time practice and assessment by you mentor sir. And that is how my stage 1 went very well and I got screened in and also recommended. That's very nice. And before moving to your SSB journey, I would also like to tell our aspirants that साहिल इससे पहले जो है ऑलरेडी हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ डिनर कर चुके हैं एंड जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी ये इंटरेक्ट कर चुके हैं. तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो ये जर्नी रही है वहाँ पर दिल्ली जाने की और वहाँ रिपब्लिक डे जो परेड होती है वहाँ एनरोल होने की, तो इसको आप किस तरह से एक इंस्पायरिंग तरीके से हमारे एस्पिरेंट्स को बता सकते हैं कि उनके लिए क्या इंस्पिरेशन रहेगी, वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिली अपने SSB को टैकल करने में? यस प्लीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी NCC कैडेट्स हैं उनको पता है कि रिपब्लिक डे कैंप कितना मुश्किल होता है. इट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कैंप यू कैन गेट सिलेक्टेड इनटू एंड फॉर दैट यू नीड टू गो थ्रू ऑलमोस्ट 6 to 7 कैंप्स. उसमें हर एक कैंप्स में बहुत सारे कैडेट्स बाहर होते हैं. सो इट मीन्स कि अगर आप रिपब्लिक डे कैंप जा रहे हैं तो आपने बहुत ही ज़्यादा स्टेजेस से आप गुजरे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ग्रूम हुए हैं. एंड टॉकिंग अबाउट माई रिपब्लिक डे जर्नी जो है मेरे साथ मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया. एंड जो रिपब्लिक डे कैंप इटसेल्फ जो है वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंप है बिकॉज इसमें आप जो है बहुत सारे वेरियस डिग्निटरीज से मीट करते हो. फॉर एग्जाम्पल आई मेट वाइस प्रेसिडेंट सर ऑल्सो. आई वेंट टू दी होम विजिट ऑफ द फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे सर ऑल्सो. एंड आई वॉज ऑल्सो आई वेंट टू दी रक्षा मंत्री डिनर ऑल्सो विच वॉज हेल्ड एट मानेकशॉ सेंटर. सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज इवेंट्स ये आपको एक ग्रूम कर देते हैं बहुत ही बेटर वे में. यू आर ऑलवेज सराउंडेड विद ऑफिसर्स अराउंड. सो आपको उनको देख के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है और आप उनसे बहुत इंस्पायर होते हो कि हमें भी इनके तरह ही बनना है, एकदम डिसिप्लिन एंड वेल ग्रूम्ड. सो या इट इज़ हाउ NCC एंड स्पेशली रिपब्लिक डे कैंप शेप्ड मी टू व्हाट आई एम. आई विल से NCC का जो बेस्ट पार्ट है जो आप डिराइव कर सकते हो इट इज़ टू अटेंड RDC. हाँ उसमें आपका बहुत सारा टाइम लग जाता है. इट इज़ ऑलमोस्ट 4 to 5 months भी आपके इसमें स्पेंड हो जाते हैं बट जो आप इससे एक्सपोजर डिराइव करते हो इट इज़ वर्थ इट. एंड अगर आप सेकेंड ईयर में इसको अटेंड करते हो देन यू ऑल्सो हैव अ चांस टू लाइक अपियर फॉर द यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम टेस्ट ऑल्सो जिसमें आप एक इंडियन डेलीगेट बन के फॉरेन कंट्रीज भी विजिट करते हो. सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जिसको कोई भी NCC कैडेट जो है ग्रैब कर सकता है. सो आई जेन्युइनली से दैट जो भी हमारे NCC कैडेट्स हैं दे शुड वर्क हार्ड एंड अगर वो कुछ भी करके अगर RDC वो सिलेक्ट हो जाते हैं, RDC में जा सकते हैं
तो वहाँ पे वो बहुत सारा एक्सपोजर और बहुत सारा एक्सपीरियंस ड्राइव कर सकते हैं जो उन्हें बाद में भी बहुत हेल्प करेगा, बीट SSB और बीट एनी फील्ड. So this is how Republic Day Camp can help any of the NCC cadet and his personality improvement. It's very nice, and it was really an inspiring journey, Sahil. I would like to shift to SSB process and the first day. How did you feel जब आप सबसे पहले एंट्री जाते हैं, वहाँ पर बहुत से एस्पिरेंट्स आते हैं, वो पूरा सामान पैक करके आए होते हैं, पूरा ड्रेसअप होके आए होते हैं, एंड द फर्स्ट डे बिकॉज सबको डर होता है. सबसे ज़्यादा जो हम बोलते हैं सिलेक्शन जो होती है ना, वो बिल्कुल रेशियो कम होती है उसकी. तो आपने उसको कैसे टैकल किया, एंड उसमें जो वेरियस स्टेजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो OIR टेस्ट होता है उसको आपने किस तरह से टैकल किया, उसके बाद PPDT जो सेशन होता है उसको आपने किस तरह से टैकल किया, एंड ग्रुप डिस्कशन जो साथ में होती है, सामने इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं, GTO होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके सामने क्या नर्वसनेस कहीं आपको आई बिकॉज इट वॉज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड साथ ही साथ जो ग्रुप डिस्कशन का जो एक माहौल था उसको आपने कैसे टैकल किया, तो ये मैं जानना चाहूँगा. और ये हमारे एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि अगर आप फर्स्ट टाइम SSB में अपीयर हो रहे हो तो फिर हमें साहिल चौहान बताएंगे कि आपने क्या नर्वस हो रहे हो तो कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है. तो ये चीज़ प्लीज़ आप हमारे बच्चों को बताइए. सर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट भी है दैट नॉलेज कैंसल्स फियर. सो ये कोट जो है मुझ पे बहुत ही ज़्यादा अप्लाई हुआ था बिकॉज ऑफ कोर्स आप भी SSB से जा चुके हो, आपको भी पता है कैसा एक्सपीरियंस होता है. सो इट इज़ लाइक सुबह सुबह 5-6 बजे इलाहाबाद के गेट के सामने विच इज़ पॉपुलरली नोन एज द रिजेक्शन सेंटर. ऑफ कोर्स आपके बैक ऑफ द माइंड आप भी वरीड होते हो. जिस दिन मेरी स्क्रीनिंग थी उस दिन 250 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग थी एंड आई वाज वन ऑफ देम. But for me, it was not nervous. I was actually very happy that finally I'm able to appear for my SSB. It is my first SSB. Of course, I had a bit of nervousness also. But वही बात है, मैं पिछले 2 महीने से SSB की जो फर्स्ट स्टेज 1 होती है स्क्रीनिंग, उसकी PPDT की ग्रुप डिस्कशन की मैं प्रैक्टिस काफ़ी कर चुका था. तो मुझे विश्वास था कि मैं अच्छे से परफॉर्म करूँगा. इसीलिए मुझे ज़्यादा वो एंग्जाइटी और मुझे कुछ डर नहीं लगा था. एंड दैट्स वाई जो फर्स्ट डे की जो नर्वसनेस थी वो मुझे ज़्यादा फील नहीं हुई. I was very happy that finally it is my first SSB and I'll test that whether I'm capable of it or not. So of course 250 candidates were there and उसके बाद जब हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं उसके बाद सबसे पहली चीज़ होती है OIR टेस्ट. तो वो भी 2 होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट. तो उसकी जो है सर मैं पहले से ही प्रैक्टिस करके गया हुआ था. टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे आपको हर जगह पे वेरियस PDFs मिल जाते हैं जिससे आपको एक फेयर इनफ एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. और OIR उतना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो कोई भी उसको आराम से सॉल्व कर सकता है. यू जस्ट हैव टू डू इट डिसेंट. उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती. एंड OIR इज समथिंग जो कि आई बिलीव सब अच्छे से ही कर लेते हैं. सो इट वॉज नॉट मच डिफिकल्ट फॉर मी टू ऑल्सो. And after that, we come to main thing, which is PPNDT, which is picture perception and discussion test. It is the thing which decides whether you are going to get screened in or not. For me, जो हमारी पिक्चर दिखाई गई थी वो बहुत ज़्यादा हेजी नहीं थी, बट उसमें जो भी हमें स्टिमुलस दिखाया गया था मैंने उसको प्रॉपरली समझा और उसके ऊपर एक स्टोरी लिख दी थी. क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके गया था कि मुझे कैसे टाइम प्रेशर के अंदर स्टोरी लिखनी है. तो जो मेरी स्टोरी थी वो टाइम लिमिट से आई बिलीव 30 सेकंड्स पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी. GTO सर जो हमारे असेसर सामने बैठे हुए थे, दे ऑल सेड कि ओके ग्रुप द टाइम इज ओवर, यू हैव टू नॉमिनेट 1 person to like narrate your story. And surprisingly the group nominated me. Very good. And I took that opportunity and उस चीज़ में जो आपको ध्यान रखना है उस बात का कि जो ग्रुप ने कहानी आपकी बनाई है चाहे वो कैसी भी है, चाहे वो आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, बट वो ग्रुप की स्टोरी है, उसी के ऊपर आप पिछले 10 मिनट से डिस्कशन कर रहे हैं. तो आपको वही कहानी आगे बतानी है. बिकॉज आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स, उनका ऐसा होता है कि डिस्कशन किसी और टॉपिक पे होती है और उनको लगता है कि स्टोरी अच्छी नहीं है, तो जब उनको नरेट करने के लिए कहा जाता है तो अपनी कहानी बता देता है. सो दिस इज समथिंग विच आई फील इज नॉट राइट. सो मैंने अपने जो हमारे पूरे ग्रुप ने जो स्टोरी हमने सिलेक्ट करी थी वही मैंने पूरी कॉन्फिडेंटली जो है नरेट कर दी थी. एंड आफ्टर माई नरेशन आई हैड फुल कॉन्फिडेंस दैट आज मैं स्क्रीनिंग हो जाऊंगा. बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज वेरी हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस. मैं जैसा प्रैक्टिस करके गया था मैं बिल्कुल वैसे ही तरीके से वहाँ पे भी परफॉर्म करके आया था. एंड आई वाज वेरी मच श्योर कि मैं स्क्रीनिंग तो हो ही जाऊंगा. एंड बाय गॉड ग्रेस मैं स्क्रीनिंग भी हो गया था. एंड इट वाज 2 members फ्रॉम आवर जो भी हम 14 लोगों का ग्रुप था डिस्कशन का, उसमें से हम 2 लोग जो थे वो स्क्रीनिंग हो रहे थे. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग.
ये काफ़ी गूज़बम्प वाला एक सिनेरियो रहता है जब आप 14 बच्चों में से केवल 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और ये बहुत कम रेशियो है सिलेक्शन की। एंड जो एस्पिरेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा दैट साहिल ने जैसे ग्रुप को लीड किया था, नेसेसरी नहीं है कि जो ग्रुप का लीडर होता है ना वो हमेशा सेलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज मैंने जो अपने टाइम पे 5 SSBs दिए हैं उसमें 3 SSB ऐसे हुए हैं जहां पर ग्रुप लीडर जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि ग्रुप जो है जब बहुत ज़्यादा शोर करता है ना, तो GTO या जो भी उस समय प्रेसिडेंट होता है या फिर जो भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो सामने डिसाइड करते हैं, ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं 7 में या जैसे भी हाफ में। तो उसमें क्या करते हैं वो फाइनली एक मौका देते हैं कि वो ठीक है अपना एक सेपरेट जो ग्रुप डिस्कशन आसानी से हो सके, सबको बोलने का मौका मिल सके। एंड जैसे आपने बताया कि यू हैव टू सेल योर फिश इन दैट फिश मार्केट, तो इसमें क्या होता है कि मैं ये टैकल करता था हमेशा इस तरह से कि दैट मैं जो मेरी स्टोरी से लिंक्ड कोई चीज़ें, कोई जो जेंटलमैन होते थे जो अपनी कहीं ना कहीं थोड़ा लिंक करते थे मेरी स्टोरी के साथ, तो उनको अपने ग्रुप में ऐड करता जाता था। ठीक है, ऐसे करके जैसे 15 बच्चे हैं तो उसमें से कम 4-5 बच्चों को अपने ग्रुप में ऐड करना, और ताकि वो एक तरह से मुझे हेल्प करे कि हाँ ठीक है ये वाली स्टोरी ही हम बेटर करते हैं। ठीक है साहिल, अब आप जैसे आप रिकमेंड हो जाते हैं, उसके बाद जब आपको पता लगा कि आउट ऑफ 14 स्टूडेंट्स आप 2 जो है सिलेक्ट हुए हैं, कैसा आपका मोमेंट रहा? क्या आपने घर पे बताया उसके बारे में? एंड आफ्टर दैट जब आप बाकी बचे हुए जो SSBs के डेज होते हैं उस पे आपने किस तरह से नेक्स्ट टारगेट को टैकल किया, स्टार्टिंग फ्रॉम योर साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद टेट वेट एंड SRT जो जितनी भी होती है वो सब, एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो होता है, ठीक है, वो किस तरह से आपने इसको टैकल किया? क्या ये आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? ऑलराइट सर, जैसे कि स्टेज 1 स्क्रीनिंग जब हो जाती है तो उसके बाद अगले जो 4 दिन होते हैं वो होते हैं आपकी स्टेज 2। स्टेज 2 का जो आपका डे 1 होता है उसमें सारे साइकोलॉजी बेस्ड टेस्ट होते हैं, बी इट TAT, WAT, SRT एंड SDT। तो स्टार्टिंग आपकी TAT से होती है जिसमें आपको एक के बाद एक 12 स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, जिसमें जो लास्ट स्लाइड होती है वो ब्लैंक होती है, जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी कहानी लिख सकते हैं। तो टॉकिंग अबाउट TAT, हर जो फोटो है आपको 30 सेकंड्स के लिए ऑलमोस्ट दिखाई जाती है और उसके बाद 3 मिनट के अंदर आपको उसके ऊपर एक कहानी लिखनी होती है। सो व्हाट आई डिड वाज दैट अपनी प्रिपरेशन एरा में, अपने प्रिपरेशन के टाइम में मैंने इस चीज़ की टाइम प्रैक्टिस करी थी। मेरे पास आजकल टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी PPDT वाली, तो मैं उसमें बहुत सारी फोटोज को देखकर मैं उस पर अपने आइडियाज जो है वो सोचता था कि अगर मुझे ये पिक्चर दिखेगी तो मैं इसमें क्या क्या थीम्स बना सकता हूँ और इसमें क्या क्या पॉसिबल स्टोरीज बन सकती हैं। सो इस प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका जो हॉराइजन होता है सोचने का वो काफी इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पे जब भी आपको कोई भी रैंडम फोटो दिखती है तो आप ब्लैंक फील नहीं करोगे, एटलीस्ट यू विल हैव मल्टीपल आइडियाज कि हम इसके ऊपर कैसी कहानी बना सकते हैं। सो आई जेन्युइनली सजेस्ट जो भी कैंडिडेट अपनी TAT और SRTs वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें प्रैक्टिस करते टाइम बहुत सारी पिक्चर्स देखकर उनके ऊपर पॉसिबल एक्शंस वगैरह जो है उनको नोट करने चाहिए कि हम जो हमारा मेन हीरो है वो पॉसिबली क्या एक्शंस कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप SSB में कोई भी प्री अज्यूम्ड आइडिया पे कोई भी स्टोरी लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पिक्चर्स आती हैं वो बहुत अलग होती हैं। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि आप किसी भी फोटो को देख के कैसे कोई भी एक अच्छी कहानी उसके ऊपर सोच सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस की वजह से जो मेरी TAT थी, जो भी TAT में 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं वो सारी की सारी मैंने अटेम्प्ट करी थी, और उनकी जो स्टोरीज भी थी वो भी लगभग मेरी 1-1 मिनट पहले ही मैं लिख के खत्म हो चुकी थी, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैड स्पीड, मैंने प्रैक्टिस की हुई थी। टॉकिंग अबाउट WAT, तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग WAT में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज उसमें 15 सेकेंड्स के अंदर आपको एक वर्ड देखना है और उसके ऊपर सेंटेंस लिखना है, एंड दिस इज वेरी ट्रिकी। लिखने को तो सेंटेंस आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट there are certain do's and don'ts which you have to follow. So based on that, I have practiced WATs a lot. जैसे जो भी पॉसिबल वर्ड्स होते हैं 100 to 200 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉसिबली आते ही आते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस अगर आप टाइम करोगे अंडर टाइम प्रेशर, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो भी प्रैक्टिस करें आप एग्जैक्टली SSB के टाइम के साथ ही उसको प्रैक्टिस करें, सो दैट आपको रियल टाइम में वो डिफिकल्ट ना लगे। तो एग्जैक्टली वैसे ही मैंने भी WAT की प्रैक्टिस करी हुई थी, एंड वहाँ पे SSB में भी ऑल 60s WAT मैंने अटेम्प्ट करी थी। इसके बाद देन इट कम्स SRT, जिसमें आपको एक बुकलेट दी जाती है, उसमें 60 वेरियस सिचुएशंस दी जाती हैं कि इसमें आप कैसे रिएक्ट करोगे, एंड इट इज़ वेरी इजी बिकॉज जो सिचुएशंस होती हैं हमारी डे टू डे लाइफ से ही रिलेटेड होती हैं। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो आप जेन्युइनली में रियल लाइफ में आप उसको टैकल करोगे, आपको वही जो है
वहाँ पे उसमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ SRTs ऐसी आते हैं कि अगर आपको 4-5 गुंडों ने घेर लिया है और तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। अब जो कैंडिडेट्स होते हैं दे आर ऑलवेज बी लाइक कि हमें ऑफिसर बनना है, सो वील फाइट देम, वील डू एवरीथिंग। बट इन रियल लाइफ दिस इज जस्ट हीरो। आप बहुत ही ज्यादा हीरोइज्म के चक्कर में जो है बहुत ये अनरियलिस्टिक है, बिकॉज अगर आप रियल लाइफ में ऐसा सिनेरियो फेस करोगे तो डेफिनेटली आप ऐसा नहीं करने वाले हो। सो आपको खुद से रिलेट करना है उस चीज को प्रॉपरली। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर फॉर दैट, इट इज जस्ट कि हाउ यू विल रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। So of course, if अगर आपके साथ भी वैसा होता है, what you will do is to run. You will try to escape from that situation. Yeah, if there are 2 to 3 people, then you can try to dominate them. Because एक इंसान जो है डिफेंस एस्पिरेंट जो फिजिकली फिट होता है, वो आराम से 2 लोगों को शायद उसको डोमिनेट कर सकता है, 2 से 3 लोगों को। So इसीलिए आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा अपने सिचुएशंस के हिसाब से। आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा हीरोइक नहीं दिखाना है कि मैं सिलेक्ट होने आया हूँ तो मैं एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर्स लिख के जाऊंगा। यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। तो उसी अप्रोच के साथ मैंने सारी की सारी 60 SRTs अपनी अटेम्प्ट कर ली थी। पूरी की पूरी 60 SRTs मेरी हो गई थी, दैट टू 1 या 2 मिनट पहले ही वो भी हो चुकी थी। That's because of you practiced a lot. Yes, that is because of my speed जो मैंने प्रैक्टिस कर ली थी पहले। एंड आई बिलीव अगर कैंडिडेट्स SSB जाने से पहले अपनी SRTs की प्रैक्टिस कर लें तो एक्चुअल SSB में भी वो अच्छे से SRTs कर सकते हैं। एंड व्हाट आई विल से इज दैट कि जरूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी 60 SRTs करनी ही करनी है। आई विल से 35 या 42 से ऊपर अगर आपकी SRTs होती हैं, 42 इज अ सेफ स्कोर, 42 से ऊपर आप जितनी भी कर सकते हो उतना बेटर रहता है। बट मेरे केस में आई हैड गुड स्पीड, सो मेरी सारी की सारी 60 SRTs हो गई थी। तो SRT में ऐसा था। एंड टॉकिंग अबाउट SDT, इसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इसके ऊपर। और इसमें आपसे बेसिकली 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे होते हैं कि व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, टीचर्स, and what you think about yourself and what do you want to become, what kind of person you want to become. So देखने में ये बहुत ही सिंपल लगता है कि हम क्या लिखेंगे, but I believe आपको इनसे अपने पेरेंट्स से खुद बात करके उनके फीडबैक आपको पर्सनली लेना चाहिए, आपके फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से भी, और वो लेने के बाद आपको एग्जैक्टली उसको ही फ्रेम करना चाहिए अपने आंसर्स में। एंड आई विल सजेस्ट कि कैंडिडेट्स को SSB जाने से पहले अपनी जो आपकी SDT है उसको भी एक बार लिखकर चेक करना चाहिए खुद से, so that you know कि आपको वहां जाके क्या लिखना है, क्योंकि वहां पे उस पे भी टाइम है। आपको टाइम फ्रेम के अंदर ही वो 5 चीजें लिखनी है। सो मेरे केस में मैंने उस चीज को भी पहले ही जो है लिख कर रखा हुआ था कि मुझे कहाँ पे क्या लिखना है, एंड दैट इज हाउ मैंने SDT भी वहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। सो दिस इज हाउ ऑल ऑफ दी साइकोलॉजी टेस्ट जो थे मेरे वो बहुत ही स्मूथ चले गए थे। That was all about his interview experience, जिसमें हमने देखा that साहिल को जो है काफ़ी नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं हुई है और काफ़ी कॉन्फिडेंट थे उनके सामने, बट उनके जो स्ट्रेट फेस था, उनका जो सीरियस फेस था, उसने आपको बिल्कुल भी जो नर्वस नहीं किया था। एंड आप लोगों के लिए भी ये एक मैसेज है दैट वो किसी भी तरह की एक्टिविटी करें, आपको बस अपना फोकस नहीं खोना है, ठीक है। चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट जो था दैट वाज ग्राउंड टास्क। इसमें बहुत सी एक्टिविटीज होती है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, लेक्चरेट होता है और ग्रुप डिस्कशन होती है। उन सब को आपने किस से टैकल किया वो प्लीज बताइए। जो GTO का जो पहला टास्क होता है दैट इज ग्रुप डिस्कशन। उसमें जो भी आपका 8 या 10 लोगों का ग्रुप है उनको एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना होता है, और इट इज जस्ट लाइक अ इनफॉर्मल डिस्कशन। इसमें कोई भी एक कॉमन पॉइंट पे आपको अराइव नहीं होना होता है। सो आपको हमारा जो टॉपिक था इट वाज कि हाउ इंडिया कैन इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ स्पोर्ट्स व्हिच इज गोइंग ऑन, एंड इसके ऊपर आपको 3 लीड्स दी जाती हैं, उनमें से एक आपको सिलेक्ट करनी होती है एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट लीड ओनली। सो इस टॉपिक के ऊपर हमारी ग्रुप डिस्कशन चली, और ग्रुप डिस्कशन एज ऑलवेज फिश मार्केट होता है जिसमें सभी लोग कोशिश करते हैं अपने पॉइंट्स पुट अप करने की, बट यही वो टाइम है जब आपकी अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो चेक होगी। आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना ही करना होगा ताकि आप एक ग्रुप को लीड कर सको और एक जो ग्रुप की डिस्कशन है उसको एक हेल्दी वे में चला सको। तो आपको अपने पॉइंट्स भी पुट अप करने हैं, अपने साथ वालों की जो पॉइंट्स हैं उनको सुनना भी है, एंड दैट इज हाउ ग्रुप डिस्कशन गोज। और हमारे जो ग्रुप था वो काफी पोलाइट था, हम सब एक दूसरे के पॉइंट्स को अप्रिशिएट भी कर रहे थे, एंड दैट इज हाउ आवर ग्रुप डिस्कशन वेंट। GD1 एंड GD2 जो थी उसमें जो टॉपिक होता है वो हम उसमें चॉइस नहीं कर सकते हैं। वो जो GTO आपको GTO आपको टॉपिक देगा, आपको उसी पे ही कोई एक लीड सिलेक्ट करना है। सो इन आवर केस इट वाज हाउ यूथ कैन सिलेक्ट देयर करियर विदाउट हैविंग डिलेमा।
सो इसके ऊपर भी हमारी ग्रुप डिस्कशन होती है, एंड ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ये 2 टेस्ट जो हैं वो GTO पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरा ग्रुप जो होता है एक जगह पे बैठकर किन्हीं चीज़ पे डिस्कस कर रहा होता है, एंड एक जो रियल लीडर होता है उसकी लीडरशिप ट्रेट्स इन 2 टेस्ट में बहुत ही इजीली GTO डिराइव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप डिस्कशन 1 and 2 कंप्लीट हुआ। देन वी वर टेकन टू अ डिफरेंट हॉल वेयर आवर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वो हेल्ड। उसमें आपको एक मैप दिखाया जाता है जिसपे 4 प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको उन प्रॉब्लम्स को समझ के और उनको प्रायोरिटाइज करके उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, और जो कंक्लूजन है, जहां आप जो सिचुएशन में आप जा रहे थे वहां पे आपको पहुंचना होता है, एंड दैट इज अ वेरी फन एक्टिविटी ऑल्सो। सो उसकी भी मैं जो है पहले ही प्रैक्टिस करके गया था कि हाउ वी कैन प्रायोरिटाइज आवर प्रॉब्लम्स एंड किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है व्हाइल राइटिंग आवर सॉल्यूशन। सो बेसिकली सॉल्यूशन लिखते हुए आपको 4-5 चीज़ें हैं जिनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, एंड GPE जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको GTO जो सर हैं उनसे आपको अच्छे नंबर्स चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट योर एम शुड बी क्लियर। आप जो भी नैरेटिव पढ़ते हैं GPE का, उसमें लिखा होता है कि यू आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू दिस कॉलेज टू अटेंड दिस, सो दैट इज योर एम। सो आपको भूलना नहीं है कि आपको इस जगह पे इतने बजे जाना है। सो आप जब भी अपना सॉल्यूशन लिखेंगे आपको उसमें पक्का मेंशन करना है। सेकेंड इज योर प्रायोरिटीज, कौन सी चीज कितनी ज्यादा डेंजरस है और किस चीज को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, या आप अपनी कॉमन सेंस के बेस पे भी और डिस्टेंस को इवेल्युएट करके आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। एंड लास्ट में देयर इज सॉल्यूशन, जिसमें आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एंड विद प्रैक्टिस GPE कैन बी डन विद प्रैक्टिस ओनली, और आपको आई बिलीव कम से कम 5 से 8 के आसपास आपको GPE अपनी SSB से पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड दिस इज हाउ GPE वेंट। एंड उसके बाद स्टार्ट होते हैं हमारे आउटडोर टास्क। द फर्स्ट वन इज PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जो होता है उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट वन बीइंग बहुत ही इजी, जिसमें बस सिंपल कैंटिलीवर से ही आप क्रॉस कर लेते हो। एंड आई होप जो भी कैंडिडेट्स इसको देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि PGT के अंदर आपको जो है 3-4 हेल्पिंग मटेरियल दिए जाता है, जिनकी हेल्प से आपको एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना होता है। और उसमें शायद आपको जो GTO सर है वो उसको डिफिकल्ट बनाने के लिए आपके साथ कुछ लोड्स भी दे देते हैं। उसमें बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। सो आई रियली सजेस्ट कि आप सभी जो है YouTube पे जाकर उन सभी जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको देखकर एक आइडिया ले सकते हैं कि जो ग्राउंड टास्क है वो एक्चुअली में होते कैसे हैं। बिकॉज ग्राउंड टास्क को आप थ्योरेटिकली आप नहीं समझ सकते हैं, आपको उसको सामने से जाकर समझना होगा कि एक्चुअली में व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट हैज टू बी डन। सो उसके बेसिस पे PGT होता है, उसमें आपको एंड इट गेट्स टफ। आपका पहला जब क्रॉस हो जाता है PGT वाला स्टेज, देन सेकंड वन इज टफर एंड थर्ड वन इज द मोस्ट टफेस्ट अमंग ऑल। सो उस थर्ड वन में आपको मेक श्योर करना है कि आप उस थर्ड जो PGT की ऑब्स्टेकल है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस दे पाए, बिकॉज थर्ड ऑब्स्टेकल ही ऐसा ऑब्स्टेकल होता है जिसमें पूरा ग्रुप फंसा होता है। सो दैट इज व्हेन अ लीडर अराइव्स, जो उस ग्रुप को उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाले। तो आपको ट्राई करना है कि PGT 2 PGT 3 में आपको अच्छे से सॉल्व करना है, दूसरों लोगों के जो सजेशंस हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करना है और ट्राई करना है कि आपका ग्रुप आगे बढ़े। एंड इसमें एक नोट ये भी है कि आपको बिल्कुल भी डोमिनेंट नहीं बनना है। लीडर इज नॉट डोमिनेंट। आपको अपनी ग्रुप में जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके जो भी आइडियाज हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करना है। हो सकता है कि आपके आइडिया से बेटर कोई शॉर्ट और क्रिस्प आइडिया भी किसी और का हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सभी की बात सुने और सबको हेल्प करते करते आगे जाएं। दिस इज हाउ PGT जो है वो कंडक्ट होता है। देन वी हैव हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क में बस हाफ ग्रुप टास्क जो है वो PGT की तरह ही है, बस डिफरेंस इसमें ये है कि जो आपका ग्रुप होता है 8 लोगों का या 10 लोगों का, वो हाफ में बढ़ जाता है। सो यू हैव लेस पीपल। और अगर आप PGT में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल, सो ये आपके लिए एक अच्छा चांस बन जाता है टू शो योरसेल्फ। सो हाफ ग्रुप टास्क हैज सिमिलर रूल्स व्हिच PGT हैज। उसके बाद आपको रिफ्रेश करने के लिए ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस होती है, जिसमें आपको GTO सर जो होंगे वो आपको कहेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा मोटो सिलेक्ट करना है, वॉर क्राई सिलेक्ट करना है। उसके बाद बेसिक 4 या 5 ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके आपको फिनिश लाइन तक पहुंचना है, एंड दैट इज जस्ट फॉर फन। बट आपको उसमें ध्यान ये रखना है कि आप उसमें बिल्कुल भी रूल्स ना तोड़ें, अपने ग्रुप मेट्स की हेल्प करें, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी कोई टास्क नहीं कर पा रहे आप उनको हेल्प करो और उस टास्क को क्लियर करो। एंड उसके बाद जो होता है आपका फर्स्ट डे जो होता है वो एंड हो जाता है। सेकेंड डे जो होता है GTO का, उसमें आपको सबसे पहले स्टार्ट होता है लेक्चरेट्स के साथ। लेक्चरेट में आपको एक स्लिप दी जाती है, उसमें 4 टॉपिक्स दिए होते हैं।
4 में से जो 2 टॉपिक्स होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के भी होते हैं और थोड़े हाई लेवल टॉपिक्स होते हैं, और जो बाकी के 2 टॉपिक्स होते हैं वो मीडियम और कोई भी कर सकता है, जो एवरेज लेवल के टॉपिक्स होते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सिलेक्ट द टॉपिक which you are well aware of. It doesn't matter that it is a high level topic or a low level topic. So अगर आपको लगता है कि मैं high level topics में नहीं बोल पाऊंगा, तो it's okay to choose a lower one, क्योंकि आपको make sure करना है कि आप lecturate में fluent रहें और आप सामने जो candidates बैठे हैं उनको अपनी बात अच्छे से समझा पाएं. In my case, I had multiple topics out of which I selected international relations. क्योंकि अपनी SSB से पहले मैं सारा डेटा पढ़ के गया था and I was well aware of our international relations with USA, China, Russia and other countries. So I chose that topic and I spoke for 3 minutes. आपको 3 minutes का टाइम मिलता है, उसमें आपको इस टॉपिक को कंक्लूड करना होता है. तो इस तरीके से जो मेरा लेक्चरेट था वो गया था. एंड इसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप वो टॉपिक लें जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप 3 मिनट तक कॉन्फिडेंटली अपनी बात को समझा पाए, रादर देन सीइंग कि कौन सा टॉपिक जो है ज़्यादा जो डिफिकल्ट है या ज़्यादा हाई लेवल का है. एंड उसके बाद जो होता है, उसके बाद वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, जिसमें आपको 10 ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं और सभी जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो उनकी डिफिकल्टी के लेवल पे मार्क्ड होते हैं. जो 1 नंबर पे होता है इट मींस इट इज द इजीएस्ट, एंड 10th होता है वो जो होती है वर्टिकल रोप होती है एंड इट इज टफेस्ट. सो बेस्ड ऑन दैट आपको एक बढ़िया रूट डिसाइड करना है कि आप कौन से ऑब्स्टिकल्स को पहले अटेम्प्ट करने वाले हो. एंड व्हाट आई डिड वाज, मैं अपनी SSB से पहले काफी रनिंग करता था. आई वाज इंडल्ज्ड, I went to gym, so I was physically fit. So I decided कि मैं सबसे पहले अपने जो सबसे डिफिकल्ट टास्क हैं, जिनके सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, 10 नंबर का जो होता है वर्टिकल क्लाइंब, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स आल्सो. तो मैंने सबसे डिफिकल्ट से स्टार्ट करके आपको 3 or 4 मिनट्स के अंदर वो सारे कंप्लीट करने हैं. इन माय केस आई डिड ऑल ऑफ देम एंड आई आल्सो रिपीटेड 2 more, so it concluded around 65 numbers जो है मेरे को इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में मिल गए थे. It was very easy for me. And then फिर लास्ट में आपके पास बस एक टास्क बचता है, which is final group task. Final group task is very much similar to that of PGT only. Same rules आपके उसमें होते हैं, but it is the very last task जो आप उसमें कर सकते हो, जिसमें आप अपने आप को शो कर सकते हो. So you just have to make sure कि आप ग्रुप में आइडियाज दो, डोमिनेंट मत रहो दूसरों के आइडियाज. अगर कोई आपसे अच्छा आइडिया दे रहा है तो आप उसको भी इम्प्लीमेंट करो और कोशिश करो कि ग्रुप को एक अच्छे लीडर की तरह सपोर्ट करके आप एंड लाइन तक ले जाओ. एंड दैट इज हाउ ऑल ऑफ द GTO वेंट. एंड एक टास्क जो है मैंने मिस कर दिया, दैट इज कमांड टास्क, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्रुप टास्क के जो सारे के सारे आपके टास्क हैं अदर देन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, उसमें आपको ग्रुप के साथ ही असेस किया जाता है. बट कमांड टास्क एक ऐसा टास्क है जिसमें आपको इंडिविजुअली कमांडर जो है नियुक्त किया जाता है और आपसे एक टास्क सॉल्व करना होता है. इन माई केस माई GTO कॉल्ड मी फर्स्ट एंड ही आस्क्ड मी, बेसिक आपका क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं एंड आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. उसके बाद आपको वो कमांड टास्क समझाते हैं कि आपको यहाँ पे बॉम्ब डिफ्यूज करना है या फिर उसको आगे लेके जाना है. तो सारे रूल्स को देखने के बाद आप अपने 2 सबऑर्डिनेट्स को बुला सकते हो जो आपकी हेल्प करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. सिमिलर रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, बट आई लाइक टू सजेस्ट टू कैंडिडेट्स इज दैट आप सबऑर्डिनेट्स को हेल्पर्स की तरह यूज मत करो. यू आर द लीडर. लीडर्स जो होते हैं वो लीड करते हैं. दिस मीन्स यू नीड टू वर्क विद देम. आई बिलीव इट्स अप टू यू, यू कैन मेक देम वर्क बिकॉज आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि जो आप बोलेंगे वैसे ही वो आपको वर्क करके देंगे. बट आई सजेस्ट इज दैट बीइंग अ लीडर you should work with them, you should help them to tie knots or to put any फट्टा और plank जो भी है, आपको उनके साथ मिलके काम करना है, which will show that you are working with the party. And इस तरीके से you should work with them, you make sure कि वो जो आपके subordinates हैं वो कोई रूल ना तोड़े. And command task is very easy and it is also popularly said कि अगर आपको command task बहुत ही difficult मिला है, this means you are a possible candidate to get recommended. And ये कई हद तक सच भी है because मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कमांड टास्क सर ने दिया था बॉम्ब डिफ्यूजल का, और मुझे 3 मिनट तक उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा था. फिर सर ने मुझे कहा कि तुम अपने सबऑर्डिनेट से हेल्प ले सकते हो, एंड जिसकी वजह से मेरा सॉल्यूशन भी आ गया था एंड बाद में मैंने उसको सॉल्व भी कर दिया था. बट जो एक मेरा 26 मेरा चेस्ट नंबर मेरा ग्रुपमेट था, उसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल कमांड टास्क मिला था बट ही गॉट रिकमेंडेड. सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको हार्ड ही कमांड टास्क मिल रहा है तो यू विल गेट रिकमेंडेड. He is just assessing you on the basis of your like capabilities. अगर उसको लग रहा है कि ये जल्दी आंसर्स निकाल देता है तो आपको हार्ड देगा.
अगर उसको लग रहा है कि यार ये बस एक स्वीट गाय है जो सबको फॉलो कर रहा है, तो ही विल गिव यू इजियर टास्क। सो इस वजह से आपके सारे के सारे GTO के जो टास्क हो जाते हैं, एंड देन वी कम टू द फाइनल डे व्हिच इज कॉन्फ्रेंस। ओके, सो कॉन्फ्रेंस में ऐसा होता है कि SSB में पॉपुलरली कहा जाता है कि जो लोग रिकमेंड होते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो रिकमेंड क्यों हुए हैं, और जो बाहर होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है। सो इट इज लाइक कि फिंगर्स क्रॉस्ड, वी जस्ट होप कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, SSS भी आपसे इंप्रेस हुए हैं और आपके अंदर जो OLQs हैं वो उन्हें दिखे हैं। सो सभी के सभी कैंडिडेट्स बहुत ही ज्यादा टेंस्ड होते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपका रिजल्ट अनाउंस होना होता है उस दिन। सो सेम मैं भी उस दिन सरप्राइजिंगली मैं भी काफी एंग्जियस था। हम लोग बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में, एंड एक एक करके चेस्ट नंबर आगे फ्लैश होते हैं और उनको कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाना होता है। सो माई चेस्ट नंबर वॉज 22, एंड फिर जब मेरा नंबर फ्लैश हुआ था तो उसमें भी कहा जाता है कि जब आपका चेस्ट नंबर आने वाला हो उससे पहले अगर ज्यादा टाइम तक आपको वेट कराया जाए, दिस मीन्स कि आपके ऊपर जो सारे असेसर्स हैं वो आपके लिए फाइट कर रहे हैं, आप एक बॉर्डर लाइन केस हो। फॉर मी द टाइम वॉज 1 minute 30 seconds, and I was very disappointed. I felt कि शायद मैंने परफॉर्म उतने अच्छे से नहीं किया है, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ 1 minute and 30 seconds का ही वेट हुआ है। सो आई वॉज वेरी मच मतलब आई फेल्ट वेरी नेगेटिव कि शायद मेरा ना हो, बट आई वॉज लाइक कि इट्स ओके, आई हैव डन माई बेस्ट। जो मैं प्रैक्टिस करके आया था मैंने सारा वही पोर्ट्रे किया है, एंड आई हैव नॉट लाइक फेक्ड माई सेल्फ। सो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ आप बढ़ते हो, कॉन्फ्रेंस का रूम का हॉल का जब आप दरवाजा खोलते हो और आप देखते हो आपके सामने ऑलमोस्ट 10 to 15 to 20 ऑफिसर्स अपनी यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं। सो इट इज लाइक वेरी एंग्जियस मोमेंट, जब आप एंग्जियस हो जाते हो इतने सारे लोगों को अपने सामने बैठ के देख कर। मैं भी एंटर हुआ, सर ने मुझे बैठने के लिए कहा, एंड ही जस्ट आस्क्ड मी दैट ओके साहिल, हाउ वाज योर स्टे हियर एंड आर देयर एनी सजेशंस? एंड आई सेड कि सर द स्टे वाज वेरी कंफर्टेबल एंड सर देयर आर नो सजेशंस। एंड सामने जो प्रेसिडेंट सर थे उन्होंने बोला ओके साहिल यू कैन गो, थैंक यू। And this almost was around 30 seconds, and I was like, okay, I'm getting conferenced out because 30 seconds is not much. तो उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गया था कि मुझसे कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं पूछा, ना मुझे ज़्यादा वेट कराया और इतने जल्दी मुझे भेज दिया। और उनके जो रिएक्शंस होते हैं बहुत न्यूट्रल होते हैं, वो स्ट्रेट फेस करके ही आपको देख रहे होते हैं। सो आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा कुछ होगा। आई वॉज इवन प्लानिंग कि मैं कौन सी ट्रेन से वापस जाने वाला हूँ अपने बाकी के साथियों के साथ, कि हाँ हम ये वाली ट्रेन लेंगे और हम यहाँ से जाने वाले हैं। एंड फिर इवेंचुअली 1 घंटा बीता, सभी कैंडिडेट्स की कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, एंड फाइनली हम वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। और फिर टिपिकल जो SSB एस्पिरेंट्स हैं वो जानते होंगे, फिर एक एक करके सभी स्टाफ आते हैं, आपको कहते हैं कि इट वाज वंडरफुल टाइम हियर और आप अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको कुछ सेलिब्रिटीज के नाम भी बताएंगे। सो हम भी वही हमारे साथ हो रहा था, फिर अंदर ही अंदर हम ऐसे थे कि हमें रिजल्ट बताओ, बस हमें रिजल्ट जानना और कुछ मत बताओ। एंड फाइनली 10 मिनट के बाद एक लेफ्टिनेंट कर्नल सर आते हैं फाइल के साथ, और उनकी एंट्री के साथ ही पूरा जो डर था वो पूरा रूम शांत हो जाता है, क्योंकि अब रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। एंड उससे पहले ही इलाहाबाद में एक ट्रेडिशन है कि रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को जो है पी कैप दी जाती है, जिसमें इंडियन आर्मी का लोगो लगा होता है। तो हमने देखा कि एक जो स्टाफ मेंबर थे वो बहुत सारी पी कैप्स लेके आए हुए थे, एंड फिर हम गेस कर रहे थे कि कितने लोग आज रिकमेंड होंगे उस कैप्स को देख के। तो सर एंटर होते हैं, पोडियम पे खड़े होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सर, एंड सर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। एंड सर आस्क्ड अस कि ओके तो मैं चेस्ट नंबर्स किस ऑर्डर में अनाउंस कर लूं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में या रैंडमली? तो उस टाइम सबकी किसी की हिम्मत नहीं होती है कुछ बोलने की, तो सर ने बोला कि ओके मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के नंबर्स अनाउंस करूंगा। सो हमारे जो थे 38 के आसपास कैंडिडेट थे जो स्क्रीनिंग हुए थे, तो 38 से अब पीछे से आगे की तरफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के नंबर्स बोले जाने थे, एंड द फर्स्ट नंबर ही अनाउंस वाज चेस्ट नंबर 26। ओके, सो 26 से 38 के बीच के कैंडिडेट्स एक ही सेकंड में उनकी सारी उम्मीद जा चुकी है। एंड आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज 26 मेरे खुद के ग्रुप का मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम। बट मेरी फिंगर्स क्रॉस थी बिकॉज मेरा कॉन्फ्रेंस ऑफ कोर्स उतना ज्यादा बहुत ही क्रिस्प थी। एंड द सेकंड चेस्ट नंबर ही सेड चेस्ट नंबर 22, एंड दैट वाज द मोमेंट आई स्टूड अप एंड आई सेड माय जो मेरा रोल नंबर था, मैंने अपना नाम बताया, एंड सर ने कंफर्म किया कि हाँ। सो फिर हमें आगे बुलाया गया और हम 5 लोग थे जो रिकमेंड हुए थे उस दिन। बट इट वाज वेरी अनबिलीवेबल कि फाइनली जो इतना SSB बहुत ही टफ प्रोसेस है, इसके बाद जब फाइनली आपका नाम अनाउंस होता है एज अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, तो इट इज अ फीलिंग जो कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता।
सो उसके बाद सर ने हमें पी कैप्स दी, हमारे साथ फोटो खिंचवाई एंड वी वर टोल्ड कि हम अपने बैग्स लेके ऑफिस में रिपोर्ट करें। उसके बाद जो भी हमारे फ्रेंड्स थे, फेलो जो हमारे ग्रुपमेट्स थे, हम उनसे मिले एंड उन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसके बाद जब हम ऑफिस में गए एंड वो चेस्ट नंबर्स जिस पे प्लस का साइन लगा होता है, ऑफ कोर्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट का सपना होता है कि एक ना एक दिन आएगा जब वो अपने आप को उस चेस्ट नंबर के साथ देखेगा। और वो चेस्ट नंबर जब आप पहनते हो, जब आप नॉट लगाते हो अपने चेस्ट नंबर में, यू जस्ट फील दैट यू हैव फाइनली डन, मतलब आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। और सो इट इज जस्ट जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और सेम मेरे साथ भी वही था एंड इट वाज अ मोमेंट ऑफ इमेंस प्राइड फॉर मी दैट फाइनली आई गॉट रिकमेंडेड। एंड सरप्राइजिंगली मेरा पहला ही अटेम्प्ट था जिसके लिए मैं अपने जी जान से प्रैक्टिस करके भी गया था। सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। आई कॉल्ड माय पेरेंट्स आल्सो एंड दे वर आल्सो वेरी हैप्पी। सो या दैट इज हाउ द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस वेंट एंड दैट इज हाउ आई गॉट रिकमेंडेड। मेडिकल्स जो जिस दिन सर आप रिकमेंड हो जाते हैं सर के लिए, उसके नेक्स्ट डे ही आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे जो मेडिकल्स थे वो 3 दिन के अंदर ही खत्म हो गए थे, जिसमें मैं बेसिक टेस्ट बता देता हूँ जो कंडक्ट होते हैं। फर्स्ट आपका एक्सरे होता है चेस्ट और एब्डोमेन के एरिया का। उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, आपका सर्जिकल टेस्ट होता है, आपका आई टेस्ट होता है, ENT प्रॉपर सारा टेस्ट होता है एंड फ्लैट फुट एंड एवरीथिंग। सो एवरीथिंग इज चेक्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स डिपेंड करता है कि आपका मेडिकल कितने दिन चलेगा। वी वर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे टाइम में सारे डॉक्टर्स अवेलेबल थे, तो 3 दिनों में ही हमारा मेडिकल हो गया एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज मेडिकली फिट। एंड मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जिनको टेम्परेरी रिजेक्शंस भी मिली थी, ईयर वैक्स एंड वेरियस अदर रीजंस, जिनके लिए उन्हें अपील मेडिकल बोर्ड में जो है अपील करना होता है। सो दैट इज हाउ मेरा जो मेडिकल्स था वो हो गया था। एंड टॉकिंग अबाउट दी वेटिंग पीरियड इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपके मेरिट आने में लगभग उसके बाद भी लगभग 1 या 2 महीने रह जाते हैं। सो एवरी डे आई वॉज श्योर कि मैं मेरिट इन हो जाऊंगा, बट फिर भी आई ट्राई टू इंडल्ज माई सेल्फ इन वेरियस एक्टिविटीज। आई वेंट फॉर रन एवरी डे सो दैट मेरिट आने तक मैं अपने जो रनिंग है वो और इम्प्रूव कर सकूँ। बट स्टिल आप काफ़ी वरिड होते हो एंड जो मेरिट थी वो फाइनली कल ही आई है। एंड उसमें जब आप एक तो जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो साइट क्रैश होती है और इतनी केवस हो जाती है कि आपका जो दिल है वो ऐसे पंप कर रहा होता है टू जस्ट सी योर नेम एंड दैट टू अबव द लिमिट, जितनी सीट्स है उससे ऊपर। हाँ, सो फॉर माय केस आधे घंटे से मैं वेबसाइट खोल रहा था एंड एकदम से PDF खुलता है एंड यू जस्ट स्टार्ट सर्चिंग फॉर योर नेम। और जब मैंने अपना नाम देखा 23rd रैंक पे, सो आई वाज फाइनली, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि फाइनली आई हैव डन इट, आई हैव अचीव्ड इट। And that is how you feel. Your family members are they are on top of this world. They are just so happy and so proud of you. So it is a feeling जो आप कभी explain नहीं कर सकते किसी को भी, but it is a matter of pride that finally जो आप aim बचपन से लेकर चलते हो, जब वो achieve हो जाता है, so it is something to like genuinely appreciate. That was really nice journey, and your parents are proud of you. We all are proud of you, and all the viewers who are watching this video, they all are proud of you because, and साथ ही साथ because आप जो है हाटी कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, शिलाई एरिया से। तो जो हाटी ट्राइब है जो आजकल वैसे बहुत न्यूज़ में रही है, तो उसमें भी आपने एक जो कंट्रीब्यूट किया है अपना इस जर्नी के साथ साथ। देखो हाटी से बहुत से बच्चे हैं जो डिफेंस एस्पिरेंट हैं और वो बनना चाहते हैं, इस लाइन में जाना चाहते हैं। आप उनकी एक इंस्पिरेशन बनेंगे और दैट इज़ ट्रू। और बहुत से बच्चे जो है आपसे एक इंस्पायर होंगे और मे भी शायद इस जर्नी को एक और अच्छे तरीके से इसको लेकर के चलेंगे। अब वाइंड अप करते हुए कुछ 2-3 क्वेश्चंस मेरे रहते हैं। पहली चीज़ तो जैसे क्रिएटिव एकेडमी ने कहीं ना कहीं आपके इस जर्नी में रोल प्ले किया है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्रिएटिव एकेडमी ने कैसे आपका इस जर्नी में रोल प्ले किया है एंड क्या इस जर्नी में मेंटोरशिप की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है या फिर आप केवल एक्सपीरियंस से सीख जाते हो? So, talking about Creative Academy, it played a very vital role in my selection because I was in touch with various tutors of the academy, you sir, Ashwani sir, and academy का role काफी रहा है because I faced a lot of difficulties in terms of current affairs and when I was preparing for CDS also मेरे को geography में भी काफी problem आई थी. So I've taken a lot of help from you only and other teachers also. एंड इसकी वजह से आई बिलीव जो पर्सनालिटी होती है एक इंसान की वो भी काफी इंप्रूव होती है. दे आर इन टच विद गुड पीपल. इफ यू सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल देन यू बिकम वन ऑफ देम. सो आई जस्ट सराउंडेड माई सेल्फ विद गुड ट्यूटर्स, विद गुड फ्रेंड्स एंड दैट इज हाउ दिस अकेडमी हेल्प सभी एस्पिरेंट्स को और सभी स्टूडेंट्स को जो भी डिफेंस में जाना चाहते हैं.
मैं सबसे पहले तो उनको यही कहना चाहूँगा कि यू मस्ट हैव अ क्लियर एम। अगर आप जेन्युइनली डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको पूरा अपना दिल खोल के इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज नॉट ईजी। रिटन के लिए यू कैन स्टडी, यू कैन डिवोट योर टाइम, बट व्हेन इट कम्स टू SSB इट इज नॉट ईजी टू क्रैक। आई हैव सीन कैंडिडेट्स जो कि 20 टाइम्स कॉन्फ्रेंस आउट है, बहुत उनका 20th अटेम्प्ट होता है, 10th अटेम्प्ट होता है। सो SSB इज नॉट ईजी एंड फॉर दैट यू नीड टू ग्रूम योरसेल्फ वेल। सो इसीलिए जो भी कैंडिडेट्स इसको देख रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि यू शुड ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन एवरी डे। ट्राई टू फाइंड अ गुड कंपनी, अच्छे लोगों को साथ अपने आप को सराउंड कीजिए जो अपने एम की तरफ सीरियस हैं। यू मस्ट हैव अ क्लियर एम जिसको आप फॉलो कर सकें। आप बहुत सारे ऑप्शंस लेके चलेंगे तब फिर यू विल जस्ट गेट कंफ्यूज्ड। सो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर एम कि मुझे सिर्फ यही करना है, एंड यू जस्ट हैव टू डिवोट योरसेल्फ प्रॉपर्ली टू दैट ओनली। एंड पूरा उसका जो भी प्रोसेस है वो आपको पता हो, एंड यू मस्ट हैव अ गुड मेंटर जो आपको जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसके पास नॉलेज हो और जो आपको वहाँ तक गाइड कर सके और वेरियस अदर चीज़ों में भी हेल्प कर सके। So just clarity of your goal, good mentorship, and discipline and punctuality with your routine is the thing which will help anybody to clear this examination. And yeah, this is what all it takes. So these all are your success mantra to all of our defense aspirants and all other aspirants as well, जो कि बाकी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं. So it was really nice meeting you, Lieutenant साहिल चौहान जी, and we are proud of you that आपने हमारे एरिया का यानी कि हाटी कम्युनिटीज का भी बहुत एक नाम रोशन किया है, साथ ही साथ हमारे एकेडमी का और बहुत सारे व्यूअर्स उनको भी आपने मोटिवेट किया है अपनी इस जर्नी के थ्रू. That was all. So signing off with Lieutenant Sahil Chauhan. Nice meeting you. Thank you, sir. Okay, sir.